हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम जो है आपके जो क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये आपके बायोलॉजी का जो है पहला चैप्टर बनता है। तो इस पहले चैप्टर में आज हम एक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी रूप में हर बार जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये बहुत बार ही पूछा गया है। तो आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परागण किसे कहते हैं। पहले तो ये पूछा गया है परागण किसे कहते हैं, इनके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी परागण होता क्या है और इनके प्रमुख प्रकार क्या होते हैं, इनके बारे में पूछा गया है। ये कई बार पूछा गया। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा, परागण क्या है, यानी परागण क्या होता है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। और इसी क्वेश्चन को फिर दूसरे तरीके से पूछा गया, परागण को परिभाषित कीजिए। और साथ में इसी में कहा, पुष्पीय पादपों में विभिन्न प्रकार के परागण संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी पुष्पीय पादपों में विभिन्न प्रकार के परागण को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ऐसे भी कई बार पूछा गया, ऐसे करके कई बार पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को जो है हम डिटेल से अच्छे से समझने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अभी ये तुरंत तैयार हो जाएगा, इसको बार बार आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं परागण होते क्या। देखो, परागण और परागकण ये दो बातें हैं। परागण एक प्रक्रिया होती है और परागकण के द्वारा होती है। अब ये परागकण होते क्या है, पहले इनको जानेंगे तब परागण बताएंगे। तो इसमें होता क्या है कि परागण पौधे का सूक्ष्म जनन इकाई होता है। यानी जो परागण की प्रक्रिया होती है, एक पौधे का सूक्ष्म जो है जनन इकाई होती है, जिसमें होना आवश्यक है। हर एक पौधे में जो है ये परागण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो इसमें ये बताया गया कि जो अपने या अपनी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर निषेचन का कार्य संपन्न करते हैं। यानी जो परागकण होते हैं, ये अपने ही प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर निषेचन कार्य संपन्न करते हैं। आगे कहा गया, जिसके बाद फलों का निर्माण होता है। यानी जब परागण की प्रक्रिया हो जाती है तो इसके बाद जो है फलों का निर्माण होता है और फिर बीजों द्वारा नए संतति का निर्माण होता है। नहीं बात समझ में आई? देखो, परागण जो होती है, कौन परागण जो की बात जो हम कर रहे हैं, परागण जो होता है पौधों का एक सूक्ष्म जनन इकाई होता है। यानी पौधों में जो जनन की प्रक्रिया होती है, तो जनन की एक इकाई जो है ये परागण होता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये जो है अपने या अपने ही प्रजाति के पुष्प के, चाहे अपने में ही जाए और चाहे अपने प्रजाति का जब है उन्हीं के प्रजाति का जो पुष्प हो, जो पौधा हो, उसी अपने ही या अपने प्रजाति के अन्य पुष्प, यानी पुष्प उन्हीं की जात के पुष्प पर होगा। ऐसा नहीं कि ये गुड़हल है तो गुलाब पर होगा, ऐसा नहीं। गुड़हल है तो गुड़हल के ही दूसरे पुष्प पर हो सकता है या उन्हीं के पुष्प पर ही ऐसा होता है। तो क्या करते हैं कि पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अपने या अपने ही प्रजाति के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर निषेचन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करते हैं। जिसके बाद अब जब ये भाई निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तब क्या होगा? तब जो है फलों का निर्माण होगा। और फल जब फल बनेगा तो उसमें बीज बनेगा और बीज बनेगा तो नए संतति का निर्माण करते हैं। समझ में आया ना? परागण क्या है भाई? परागण जो होता है ये जो है जनन की एक सूक्ष्म इकाई होती है, जो अपने ही या अपने प्रजाति के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर निषेचन की प्रक्रिया करते हैं, जिसके द्वारा फलों का निर्माण होता है और फिर बीज का निर्माण कर नए संतति का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बात? होता क्या क्या है? तो इसमें ये कहा गया कि पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। अभी जो परागण की प्रक्रिया हो रही है तो इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? एक इन्वॉल्व होते हैं पुंकेसर। भाई पुंकेसर क्या है अभी भी जानना जरूरी है। तो पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। यानी जो पुष्प होता है, फूल होता है, जिसे आप पुष्प बोलते हैं, तो पुंकेसर और स्त्री केसर दो लोग होते हैं। तो पुंकेसर जो होता है, अब आप समझ लीजिए मेल का पार्ट होता है। तो पुंकेसर जो है पुष्प का नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। तथा स्त्री केसर मादा भाग होता है। यानी पुष्प का मादा भाग स्त्री केसर होता है। पुंकेसरों में पराग कणों का निर्माण होता है। यानी पुंकेसर जो होते हैं, इसी पुंकेसर में ही पराग कण का निर्माण होता है। पराग कण और परागण अलग बात है। परागण पूरी प्रक्रिया हो जाएगी और पराग कण जो होता है वो नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है?
पुष्प का नर भाग होता है। तो वही कहा गया पुंकेसरों में पराग कणों का निर्माण होता है, यानी जो पुंकेसर होते हैं उनमें पराग कणों का निर्माण होता है जो नर युग्मक अथवा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ये पुंकेसर क्या उत्पन्न करते हैं? नर युग्मक, नर गैमेट बनाते हैं, या जो है मेल गैमेट जिसे बोलते हैं, या शुक्राणु स्पर्म का निर्माण ये जो है पुंकेसर करते हैं। कौन करते हैं? पुंकेसर करते हैं। और स्त्री केसरों में अंडाशय का निर्माण होता है। दूसरा जो फीमेल पार्ट होता है वो होता है स्त्री केसर। तो स्त्री केसर में क्या होता है? स्त्री केसर में अंडाशय का निर्माण होता है। इसका ओवरी अंडाशय का निर्माण होता है जिसमें मादा युग्मक अथवा अंडाणु बनाते हैं। भाई जब अंडाशय का निर्माण करेगा तो अंडाणु बनेगा, तो इसे फीमेल गैमेट्स, मादा युग्मक या जो है अंडाणु का निर्माण करते हैं। कौन करता है? स्त्री केसर करेगा। समझ में आ गई? और प्रजनन की क्रिया को संपन्न होने हेतु, भाई नर और मादा जब तैयार हो गए तो प्रजनन की क्रिया संपन्न हेतु नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन होना आवश्यक है। भाई अब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में संयुग्मन करते हैं तभी निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो आगे कहा गया अधिकांश पौधों में पराग कणों के संचालन का अभाव होता है, यानी बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो पराग कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में, यानी भाई पुंकेसर से स्त्री केसर तक जाने में उनके लिए दिक्कत होती है। तो दिक्कत होती है तो वो विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग करके नर पुंकेसर से स्त्री केसर तक जाने की कोई ना कोई प्रक्रिया जो है अपनाते हैं, तब वो जो है जाकर के पहुंचते हैं। तो वही कहा जिसके कारण पराग कणों के जायांग तक पहुंचने के लिए विभिन्न ढंग अपनाने पड़ते हैं, यानी एक स्थान नर पुंकेसर से स्त्री केसर तक जाने तक वो विभिन्न ढंगों का जो है उपयोग करते हैं। और पराग कोष में बने पराग कणों का, अब ध्यान समझिएगा भाई, पराग कोष में बने पराग कणों का, यानी जो पराग कोष है उसमें बने पराग कणों का मादा पुष्पी के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना परागण कहलाती है। पराग कोष में बने पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को परागण कहा। पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है यही परागण होता है। ठीक है। परागण के पश्चात पुंकेसर और दल गिर जाते हैं, यानी जब परागण हो जाता है, पहुंच जाते हैं, तो पहुंचने के बाद क्या होता है, जो इनके पुंकेसर होते हैं और दल होते हैं, पुष्प का पुंकेसर और जो दल होता है ये सब गिर जाएंगे क्योंकि काम खत्म हो जाएगा। और बाह्य दल या फिर गिर जाते हैं या फल में चिरलग्न हो जाते हैं। जो बाह्य दल होते हैं एपिकैलिक्स होता है, या तो गिर जाएगा और या तो फल के साथ जो है उसी में लगा रह जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो अब इसमें अगर देखा जाए तो परागकण का एक पार्ट अगर देखा जाए वो उसमें होता क्या है, तो देखो इस तरीके से परागकण की एक संरचना है। इसमें क्या है, ये बाहर का पार्ट है, इसे एक्साइन बोला गया, और ये भीतर की जो लेयर होती है इसे इंटाइन कहा गया। और इसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, यानी एक केंद्रक होता है, और एक ट्यूब सेल, ये पूरे को ट्यूब सेल कहा गया, ट्यूब कोशिका। और ये वैक्यूल होता है बीच बीच में, ये जो पुंकेसर है इसके बीच में काफी ज्यादा वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और सुनिए इसी में जनरेटिव सेल होता है, यानी केंद्रक भी जो है पाया जाता है। तो एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, एक जनरेटिव सेल्स होता है, तो दोनों पाए जाते हैं। और इस प्रकार जो है परागकण का जो है डायग्राम जो है बनता है। तो समझ में आ गया होगा ये परागण होते क्या है। तो हमने आपको परागण के बारे में, भाई परागकण पौधों का सूक्ष्म जनन निकाय होता है, यानी जो परागण की प्रक्रिया है ये पौधों की जनन रिप्रोडक्शन की एक सूक्ष्म इकाई होती है जो अपने प्रजात के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर ये अपने ही या अपने प्रजात के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर निषेचन का कार्य संपन्न करते हैं, जिसके बाद फलों का निर्माण होता है, जिसके बाद जो है फलों का निर्माण होता है और फिर बीजों द्वारा नए संतत का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया होगा कि ये परागण होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और परागकण क्या होते हैं ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात ये परागण होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको भी चलिए जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ये परागण के प्रकार, तो ये जो परागण की प्रक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? दो प्रकार की होती है। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है भाई, इसको जान लेते हैं। तो स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधों के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। मान लीजिए एक पौधा है, एक यानी जो हमारा पुष्प है, तो उसके जो परागकण होंगे
या तो उसी पुष्प पर जाएंगे या तो उसी पौधे पर लगे किसी दूसरे पुष्प पर जो है परागकण पहुंचते हैं। तो यह प्रक्रिया स्वपरागण। बात समझ में आई नहीं? स्व जैसे एक ही पौधा हो और उसी पौधे के परागकण उसी पौधे के पुष्प पर किसी दूसरे पुष्प पर भी जा सकते हैं, या जो है उसी पुष्प पर जिसका वो परागकण है उसी पुष्प पर ही रहे या दूसरे पुष्प पर चला जाए, लेकिन पौधा एक ही होना चाहिए। तो यह प्रक्रिया जो है स्वपरागण होता है। अब दूसरी बात यह है पर परागण। तो पर परागण में पुष्प का परागकण, भाई जो पर परागण होता है, जो पुष्प का परागकण होता है, वो अपने ही पौधे पर नहीं, उसी जाति के प्रजाति के जो दूसरा पौधा होगा, भाई उसी के प्रजाति का जो अन्य पौधा होगा, दूसरा पौधा होगा, उस पर जाकर के मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, नहीं उसके वो वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो यह प्रक्रिया पर परागण होता है। तो ये कहा गया पर परागण में पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यहाँ पर दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं, यानी इसमें जो दोनों पुष्प होते हैं, भाई एक जो है दूसरे पर जा रहा है, तो ये दोनों पुष्प जो होते हैं ये अलग अलग पौधों पर होते, एक ही पौधे पर नहीं होते। बस इतना आप जाने रहिएगा, चाहे वो एक लिंगी हो अथवा द्विलिंगी। भाई पुष्प पौधा जो है एक लिंगी भी हो सकता है, द्विलिंगी भी हो सकता है, तो चाहे जैसा भी होगा, कुल मिला के एक पौधे का परागकण दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। तो इस प्रक्रिया जो है पर परागण बोला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा स्वपरागण क्या है और पर परागण क्या है। हमने जो है परागण होते क्या है और परागकण क्या होता है, इसका संरचना क्या होती है, और साथ में परागण कितने प्रकार के होते हैं, इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।